सबसे पहले हमारे देश का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके चेयरमैन और एक जुझारू नेता हमारे यहाँ मुंबई में आज इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ये जो हमारा आज जमावड़ा है उसको एड्रेस करने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो आपसे बात करें, क्योंकि ये मुद्दा जो जुड़ा हुआ है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेके जुड़ा हुआ है और देश के हालात ये है, देश की आज स्थिति ऐसा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कभी 7% हुआ करता था वो अभी 3-4% पे आया हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश के सारे कानूनात को तरोड़ मरोड़ के 4 कोड जो लाए, उससे जो पूरी हालत देश के ऑर्गेनाइज सेक्टर की हो चुकी है, तो पूरी तरह अनऑर्गेनाइज बन चुका है। तो वो सारा सेक्टर उदित राज जी देखते हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और उन्हें विनती करता हूँ कि वो आपसे सबसे ये करें और फिर जो आपके सवालात बचेंगे वो हम बात करें। जी उदित राज जी। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, भाई जगताप जी का परिचय तो मेरा ही कराए, इनका तो कौन कराएगा, पूरे देश पे सभी जानते हैं। और सुनील शिंदे जी हैं, महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष हैं, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस। इस देश के अंदर 45 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। ई श्रम पोर्टल पर लगभग 30 करोड़ का रजिस्ट्रेशन ही हो चुका है। कोशिश सरकार करती रहती है कि डाटा को सप्रेस करने का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मानती है 39 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। लेकिन एनएसएस का जो डाटा 2011-12 का था उसके हिसाब से 45 से 48 करोड़ के बीच में था। खैर मैं मान लेता हूँ 40 करोड़ भी हैं। तो 2019 के बाद या कोविड के दौरान अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का विस्तार हुआ है और वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल वर्कर्स हुए। नरेगा का सेक्टर बहुत बड़ा है और कंस्ट्रक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है और दस्तकार भी है, जैसे आर्टिजन है, कारपेंटर है और इधर गिग वर्कर्स हैं। मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, विस्तारित क्षेत्र है। अब सवाल यह बात उठता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। स्पष्ट है कि ये मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर बने थे तो जाते ही हर डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन किया। तो यहाँ भी जब 2014 में आए तो प्राइवेटाइजेशन करते गए और जो पब्लिक के पैसे से पब्लिक सेक्टर खड़े हुए थे, गवर्नमेंट के सेक्टर खड़े हुए थे, सबको बेचना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिक्रूटमेंट करना, एडहॉक, कंसल्टेंसी। तो इस तरह से इस देश में रोजगार खत्म किया गया। अब ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इनका कोई निश्चित मंथली वेतन नहीं है। पीएफ भी कहीं कटता है, कहीं नहीं कटता। ईएसआई कहीं कटती है, नहीं कटती। मैं बड़े सूक्ष्म में बताना चाहूँगा कि इनके लिए अगर किसी ने कुछ सोचा तो कांग्रेस सरकार ने। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड 96 में गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। नरेगा के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा संख्या वहीं पर है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी है, फूड एक्ट है, वेंडर्स एक्ट है और ई श्रम का जो ई श्रम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन का है, इनके सारे सुविधाएं बहुत है।
अगर जानकारी ठीक से मिले और दी जाए तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को अपने बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, कुछ हद तक अपने जीवन यापन कर सकते हैं। ये काम इस डिपार्टमेंट का है और इस डिपार्टमेंट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डिपार्टमेंट है बढ़ता ही चला जा रहा है। और लेकिन इसको ख़त्म करके जो गवर्नमेंट की स्कीम वेलफेयर थी उसको ख़त्म करके अब 5 किलो राशन पर ले आकर के मोदी सरकार ने इनको आश्रित बनाया है। लगभग 20 करोड़ लोग जो चाहे अंत्योदय वाला 35 किलो का राशन का है और 5 किलो ये, तो इसीलिए नरेगा ख़त्म किया और सारे सेक्टर ख़त्म करके कमज़ोर करके वेलफेयर स्कीमें डाइल्यूट करके वोट बैंक बनाया है। 20-22 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 80 करोड़ इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको सरकार 5 किलो राशन पर जिंदा रख रही है। तो सरकार ने इनको कांग्रेस सरकार ने इनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश किया, लेकिन एक एग्जाम्पल के बाद एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि 15 करोड़ परिवार नरेगा से जुड़ा हुआ। नरेगा का बजट 2021 में 1,11,500 करोड़ था। फिर पिछले वर्ष इससे पिछले वर्ष 73,000 करोड़ हुआ, इस बार 60,000 करोड़ हुआ। इस एक्ट में 2005 का एक्ट है जिसके हिसाब से 100 दिन कम से कम रोजगार मिलना चाहिए, हकदार है, राइट है उसका, और नहीं मिलता है तो फिर उसका भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन इसमें हुआ क्या कि इसको इतना डाइल्यूट कर दिया इस कानून को कि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब औसतन 29 दिन 28 दिन का ही निकल रहा है जितना पैसा है, और चूंकि एग्रीकल्चर के ऊपर लगभग 35 मिलियन 3 करोड़ 50 लाख लगभग लोग और ऐड हुए हैं, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग सिकुड़ा हुआ है, एमएसएमई सिकुड़ी है, और सारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कम हुआ है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर और लोड बढ़ा है। तो यहाँ पर आज की आवश्यकता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा प्रतिवर्ष जॉब अगर दे तब जाकर के अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जा सकता है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नरेगा में था कि 60% मजदूरी पर पैसा खर्च किया जाएगा, 40% पर मटेरियल, और गांव को यूनिट बनाया जाएगा। जैसे कोई गांव है तो वो काम मशीनों से नहीं होगा, हाथ से ही होगा। अब क्या कर रहे हैं कि पूरे जिले को एक यूनिट बना दिया, और बड़े बड़े गांव में क्या है कि इन्होंने जेसीबी से, ट्रैक्टर से, हार्वेस्टर से, मशीनों से काम करा करके खाना पूर्ति कर रहे हैं, और मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिल रही। इसको इस तरह से किल किया है, करीब नरेगा को किल कर दिया है। जो कांग्रेस की सरकार ने आत्मनिर्भर बनाया था कि मेहनत करके खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे, वो इन्होंने क्या किया, इन स्कीमों को ख़त्म करके वो राशन पर लाए, वोट के लिए आए। तो आज पूरे देश के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को संगठित करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुझे 1.5 साल पहले जिम्मेदारी दी गई। अब महाराष्ट्र स्टेट में विधिवत चल रहा है। यहाँ हमारे देश के सबसे ज़्यादा अनुभवी नेता जो यहाँ के पीसीसी भी हैं, मजदूर का नेता, तो आज यहाँ से फिर से एक नई यूनिट का गठन हो रहा है। पहले यूनिट थी हमारी, लेकिन उसको स्ट्रेंथन देने के लिए नई यूनिट का गठन किया जा रहा है, किया जाएगा। इसके बाद में बैठक होगी कार्यकर्ताओं के साथ में, फिर उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा। तो इस तरह से
ये मजदूरों के साथ जितना अन्याय किया जा रहा है उतना कभी नहीं किया जा रहा। केवल वोट के लालच में 20-22 करोड़ लोगों को इधर डायरेक्ट बेनिफिट जो भी है करके, और फिर भी कहते हैं हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही। मान लेते हैं वैसे तो जीडीपी फॉल्स है, क्योंकि 16 से लेकर 19 तक जीडीपी बहुत फ्लैट फॉल थी, बहुत नीचे थी, कॉन्ट्रैक्ट थी इकोनॉमी। उसके बाद में माइनस में आई है। अगर उसको बेच लिया था तो जीडीपी 7.2 नहीं है, फर्जी जीडीपी है। मान लेते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी भी हो जाती है तो पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में जाए, अडानी के हाथ में जाए या बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जाए, कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, जैसे 1% लोगों के पास 40% का इस देश का वेल्थ है, तो सरकार भले ही कहे कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है, तो आम आदमी का उससे कोई फायदा नहीं है, आपका भी फायदा नहीं है, मिडिल क्लास का भी नहीं फायदा है, और कॉमन पीपल का भी फायदा नहीं है। धन्यवाद। ये अभी आपका हाँ सवाल जवाब कर। की सबसे पहली बात है कि अभी जब सरकार ने बजट रिड्यूस किया उसका, तो ये कहा गया था कि इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, तो वो कम करने के लिए सब कहा गया था। तो तब कांग्रेस ने उसके ऊपर कुछ स्टैंड लिया कि नहीं लिया? पहले कांग्रेस ने स्टैंड लिया, हमने। दूसरा सवाल ये महाराष्ट्र में बहुत जगह दिखाई दे रहा है, जब खरीफ जो हंगामा होता है उससे पहले जब मतलब बाकी के जो काम वगैरह होते हैं, रास्ते हो या फिर गाँव में जो मजदूरों को देना चाहिए, वो ऐसा हो रहा है कि क्लस्टर बनाए गए और किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए जाते वो काम, जैसे उन्होंने जिला क्लस्टर। एग्जैक्टली। तो अगर ये करप्शन इस तरह से हम देखते तो उसके रिगार्डिंग कांग्रेस क्या कर रहा है? मेरे सवाल मैंने जो कहा उसी को आपने प्रश्न बना दिया। जैसे कह ले कि गांव एक पहले एक यूनिट हुआ करता था, तो हर गांव का वेजेज का जो रेशियो होता था 40-50 होता था। अब पूरे शहर के सारे गाँव को मिला के एक यूनिट आपने बना दिया, और तब आपने कहा कि हम तो 60-40 कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं बात सही कह रहे हैं, और नरेगा के मामले में हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, धरना किया सरकार से। यही किया जा सकता जो डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं उसी को। और मोदी जी ने तो कहा था कि ये तो गरीबी की इमारत है, लेकिन नरेगा ही है कि जो कोविड के अंदर लोगों को जिंदा रखा, वरना तो जिंदा ही नहीं रहते लोग। और उस समय 38 मिलियन 4 करोड़ लोग नरेगा में जुड़े थे, तब जाकर के, वरना बहुत बड़ा महामारी होती थी। बम्बई से लोग गए, दिल्ली से लोग गए, सूरत से गए, जो मध्य प्रदेश वापस लौटे, बिहार लौटे, कहाँ सर्वाइव किए? नरेगा से ही सर्वाइव किया। बिल्कुल। और आणखीन गुगली वगैरे काय? आधी हे कंप्लीट कर, मग राजकीय आपने कहा कि आज जो है वापस से अपनी नई यूनिट का ऐलान करने वाले हैं, उसको लेकर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को लेकर जो महाराष्ट्र में आपकी यूनिट है उसको दोबारा से तैयार करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? क्या वो एक्टिव नहीं थी, सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्या प्रॉब्लम? बम्बई यूनिट को भंग किया गया था, बाकी तो महाराष्ट्र की यूनिट ठीक है, बम्बई यूनिट भंग है। और जरूरत पड़ती है कभी कभी संगठन को गति देने के लिए, अप एंड डाउन होता है, वो तो अगर हर चीज़ परफेक्ट तो हो नहीं सकती। तो आज प्रदेश अध्यक्ष जगताप भाई जी के सौजन्य से इन्होंने नॉमिनेट किया अध्यक्ष के लिए, बाकी बैठ कर के हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये मेन बॉडी के बाद सेकेंड यही हो। मैंने कई स्टेट में मेन बॉडी के बाद सेकेंड यही, कर्नाटक के अंदर ब्लॉक स्तर पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की यूनिट है, आप वहाँ दिल्ली में भी है, केरल में भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन पावर है और ये बहुत बड़ी ताकत है। आपने ये भी कहा सर कि जो आंकड़े हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के वो करीबन 45 करोड़ हैं और वो लगातार निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, और सरकार है कि केवल 22 करोड़ को डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए, ट्रांसफर के जरिए बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों, इसकी वजह क्या है? क्यों सरकार 45 करोड़ के जो आप आंकड़े बता रहे हैं उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? वजह क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है कि लोभ लालच देख करके 20 करोड़ इससे ले लेते हैं और 20 करोड़ हिंदुत्व के नाम से, 40 करोड़ से चुनाव जीतना चाहते हैं। देश का इनको कोई लेना देना नहीं, लोगों को एम्पावरमेंट करने की वो नहीं है। इतने 20 करोड़ के आसपास हिंदुत्व के चक्कर में आ जाते हैं, 15-20-22 करोड़ इसमें आ जाते हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट वाला। यही इनकी स्कीम है, इनको चुनाव जीतना है बस।
और उन्होंने मैं एक बात बता दूं, उन्होंने एक साफ लफ्जों में कहा था ये आंकड़ा उनका नहीं है, 2011 के सेंसस के हिसाब से वो आंकड़ा कहीं ज्यादा है, पर उन्होंने यह कहा चलो हम पकड़ते 40 करोड़ है, ये कहा। तो वो सरकारी आंकड़ों का ही आधार लेके कहा है, ये मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है। तो सर इसको आप काउंटर कैसे करेंगे? आपकी कर रहे क्या है कि काउंटर किस तरीके से करेंगे? कर ही रहे हैं। यही तरीका, आज अगर हम पुनर्गठित कर रहे हैं यूनिट को, चुस्ती दे रहे हैं, तो काउंटर करने के लिए संगठन ही कर सकता है। हम तो कोई दूसरा मार्ग तो अपनाते नहीं, डेमोक्रेसी में यही होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक इशू ये है कि मतलब वेजेस की जो इनइक्वलिटी है वो उसके लिए मतलब रेगुलेशन करने के लिए आपके क्या प्लान है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से जगताप भाई जी ने कहा कि जो 4 लेबर लॉ कंडेंस कर दिया गया, मतलब 42 को 4 में किया गया, और ख़ास तौर से इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल में एक्सप्लॉइटेशन बहुत है, ओवर टाइम कराते हैं, वेजेज लोग करते हैं। एक नरेगा के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कहीं भी आप अगर आपको पत्रकारिता करना हो और रूरल से जुड़े हुए, तो मैं एक क्षेत्र बता देता हूँ, आपको तुरंत सफलता मिलेगी। कहीं भी चले जाइए, गांव में एक सचिव होता है, एक प्रधान होता है। करता क्या है कि 100-200 का आधार कार्ड इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद में जाकर बैंक मैनेजर से इकट्ठे ही बैंक अकाउंट खोल लेता है। वो सारा पासबुक अपने पास रखता है, एटीएम अपने पास रखता है, काम मशीन से कराता है, और फिर मजदूरों को 4-4, 5-5 हज़ार रुपया दे करके उनको खुश कर देता। ये पूरे देश में करप्शन है, भयंकर करप्शन, जहां भी देखोगे करप्शन। हमने हर जगह चेक किया करप्शन, और पैसा डीएम तक जाता है, सीडीओ तक जाता है। यह है हम लोग क्या करें, हमारे लोगों को, वर्कर्स को हमें बताना है कि आरटीआई करके मास्टर रोल की फोटोकॉपी ले सकते हो, चेक कर लेंगे, सिग्नेचर, अंगूठा लगाने वाला एक ही आदमी, और कुछ मजदूरों को मिलता नहीं। तो हमने एक फॉर्मेट ये भी बनाया है कि उस फॉर्मेट में आधार कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, नाम, कि इतने लोगों को क्या काम दिया गया कि नहीं साल में। तो उससे क्या है कि एक ही सेट, यानी एक ही पक्ष के मजदूरों को बार बार मजदूरी नहीं मिलेगी, बल्कि और गैरों को भी मिलेगी, तो एक हमारा दायरा बढ़ेगा। आणखीन काय राजनीतिक? सर, असा एक प्रश्न आहे की काँग्रेस नेते राहुल गांधी भारत जोडोचा नारा देतात, त्याच्यामुळे मुंबईमध्ये तरुण आमदार हात तोडा अशी भाषा करतात, पत्रकारांना धमकी देण्यात आली आहे आणि हात तोडण्याची भाषा केली, परत दिसलं तर हात तोडीचा हात लावला तर हात तोडेल असं आमदार जिशान सिद्दीकी यांनी धमकी दिली। काँग्रेसकडून यावरती अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात नाही, याच्यावर प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिलेली आहे की एक ह्या गोष्टी काँग्रेस पक्षाने कधीही याचं समर्थन केलं नाही, या गोष्टीचा निषेध हा काँग्रेसने केलेला आहे। मी सुद्धा या गोष्टीचा निषेध करतो। व्यक्तिगत काय असू शकतं, आता कोणी व्यक्तिगत गोष्टी जर त्या सार्वजनिक करत असतील तो त्यांचा प्रश्न झाला। मी स्वतः काही वर्ष पत्रकार राहिलो, त्यामुळे मला त्यातली थोडीफार माहिती आहे। आपण माझ्यापेक्षा फार हुशारात पुढे आहात, परंतु असं कित्येक वेळेला होतं, काही व्यक्तिगत गोष्टी ह्या सार्वजनिक केल्या जातात, असं सुद्धा होतं। या बाबतीमध्ये नेमकं काय झालं हे मला माहीत नाही, तरी सुद्धा काँग्रेसच्या विचारधारेमध्ये ह्या असल्या गोष्टी महाराष्ट्रभरात कोल्हापूर असेल किंवा त्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी वगैरे असं वेगवेगळ्या ठिकाणी तसं दिसतंय की कुठेतरी सलोखा जो होता आधीचा किंवा शांतता होती ती भंग होते। वेगवेगळ्या ठिकाणी अफजल खान असेल, औरंगजेब असतील, अशा मुद्द्यांवरून आता वातावरण तापलेच दिसते की काय तुमचं सगळं दृष्टी आहे? नाही, माझं म्हणणं असं आहे की या राज्यामध्ये, या राज्याने जो सर्व धर्म समभावाचा मेसेज हा छत्रपती शाहूंच्या काळापासून छत्रपती शाहू फुले आंबेडकर हा विचार ह्या राज्यामध्ये सगळ्यात पहिला रुजला आणि तो संपूर्ण देशभरामध्ये गेला। दुर्दैवाने आज हे म्हणावं लागते आणि अतिशय मनाला वेदना होतात आहेत। छत्रपतींच्या कोल्हापुरामध्ये जो काही प्रकार जे चाललेले आहेत आणि फक्त राजकारणासाठी चाललेले आहेत, त्याचा तीव्र शब्दामध्ये मी निषेध करतो। आणि छत्रपतींच्या या सगळ्या विचाराला, या मातीतल्या या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातीला कितीही कोणी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला तरी विचार हा श्रेष्ठ आहे आणि विचार हा जिंकणारच। आज
सत्तेचा माज एवढा झालेला आहे, पैशाचा माज एवढा झालेला आहे आणि गुंडगिरी इतकी वाढलेली आहे. 2.5 वर्ष आमचं सुद्धा सरकार होतच ना, का एक सुद्धा दंगल झाली नाही, का एक सुद्धा प्रसंग झाला नाही. कोविडच्या काळामध्ये जितकं काम आमच्या सरकारने केलं तुम्ही ते भरभरून दाखवलं आणि लिहिलं. आज काय परिस्थिती आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांना एक जबाबदारी आहे. आपण सुद्धा पत्रकार म्हणून आपली सुद्धा जबाबदारी, आणि तुम्ही ती महाराष्ट्रातले पत्रकार त्या बाबतीमध्ये देशामधल्या पत्रकारांच्या तुलनेत खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतात. हे मी अनेक वेळा बोललोय, आज बोलतोय असं नव्हे, परंतु तरीसुद्धा वस्तुस्थिती दाखवणं गरजेचं आहे असं माझं ठाम मत आहे. या राज्याचे उपमुख्यमंत्री, या राज्याचे कायदा सुव्यवस्था असलेले त्यांच्या हातामध्ये आहे, पोलीस त्यांच्या हातामध्ये आहे. असं कसं म्हणू शकतात की कोणाचा तरी हात आहे? शोधून काढा ना कोणाचा हात आहे तो. बाहेरून लोक येतात आहेत असं तुम्ही सांगताय. कोण ती बाहेरून आलेली लोक, कुणी आणली, कशासाठी आणली, काय त्यांचा हेतू होता? तुमचंच काम आहे ना शोधून काढणं. तुम्ही असं कसं म्हणू शकता? त्यामुळे त्यांनी जे देशभरामध्ये चाललंय, बेटी पढाओ बेटी बचाव, यांच्यापासून बचाव, आज आमच्या देशाची मान वरती करणारे, छाताड आमचा रुंद करणाऱ्या त्या आमच्या मुली तिकडे ह्याच्यासाठी बसलेल्या, ज्यांच्यावर अन्याय अत्याचार केलेला आहे त्यांच्या मंत्र्याने. तो मंत्री तिकडे आहे. एक मंत्र्याचा मुलगा 5-25 शेतकऱ्यांना गाडी खाली चिरडतो, तो मंत्री तिथेच आहे. असे अनेक मंत्री ज्यांच्यावर रेपचे केसेस आहेत, मर्डरच्या केसेस आहेत, ते मंत्री सगळे तिथेच आहेत. कसल्या गोष्टीची आम्ही हे करतोय? काय कुठे चाललाय आमचा देश? एक वाक्य त्यांचं बरोबर आहे, नरेंद्र मोदींचं, देश बदल रहा है. हाँ मोदी जी, वाकई देश बदल रहा है. ये देश ऐसा कभी भी नहीं था और उनका देखा देखी शायद महाराष्ट्र में भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं. ये मेरा आरोप है. एक्झॅक्टली बावनकुळे या सगळ्या प्रकरणात तेच म्हटलंय, ज्या वेळी आम्ही सत्तेत असतो त्यावेळी जे विरोधक असतात किंवा ज्या अशा काही त्यांनी असं वाटलं की अशा काही एलिमेंट्स आहेत समाजातले की जे सतत अशांतता पसरवण्याचा प्रयत्न करतात. किती जणांना पकडलं आतापर्यंत सरकार तुमचं होतं? गेल्या 6 वर्षामध्ये. साधं उदाहरण, गेल्या 5 वर्षामध्ये याच्या अगोदर देवेंद्रजी फडणवीस या देशाचे, या राज्याचे मुख्यमंत्री होते. सांगा बघू यांचं काय झालं? पानसरेंचं काय झालं? का कोणी मारलं? कोण होते ते? कोणाचे समर्थक होते? उघड उघड धमक्या कोणाला देत होते? पत्रकारांना देत होते. निखिल वागळेंना धमकी दिली होती, घरात घुसून मारू वगैरे वगैरे. आठवतंय का तुम्हाला सगळ्यांना? दाभोळकर कोण होते? त्यामुळे त्यांच्या काळामध्ये हे सगळे कोण होते शोधून काढा ना आणि त्यांना दंडित करा. आमच्या सरकारने आमच्या काळामध्ये झालेले गैरव्यवहार असतील, अगदी हर्षद मेहतापासून खून असतील, शोधून काढले आणि ते सगळे जेलमध्ये आहेत. यांच्या काळामध्ये जेलमधले बाहेर आलेले आहेत आणि ते सगळा देशभर सगळा दंगानाच करतात आहेत. महाराष्ट्रामध्ये तेच तुम्हाला आणि आम्हाला पाहायला मिळते दुर्दैवाने. तुमचे मित्रपक्ष शरद पवार असतील किंवा त्याचबरोबर संजय राऊत आणि त्यांचे भाऊ सुनील राऊत, त्यांना सातत्याने धमकी येते, नाही, माझं म्हणणं असं आहे की माझा प्रश्न आपल्याला सुद्धा आहे हा, आणि हा एक सर्वसामान्य म्हणून आहे. ते माझे मित्र आहेत किंवा आमचे मित्र आहेत हे बाजूला ठेवा. ज्या माणसाने ह्या देशामध्ये 55 ते 60 वर्ष राजकारण केलं, आदरणीय पवार साहेब, आज जर त्यांना धमक्या येत असतील तर तुमची आणि आमची काय कथा आहे? म्हणजे ही परिस्थिती जर हे कधी यूपीमध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला क्वचितच मिळायचं. जो 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 तिथला हे आहे तो राजा, जो आता एक राजा तिकडे फिरतोय, इथे महाराष्ट्रात तर नव्हतं असं. हे काय चाललंय? म्हणजे संजय राऊत असतील, त्यांचे भाऊ असतील, पवार साहेब असतील, आणि कोण असतील, अगदी त्यांच्याही कुणाला जर धमक्या येत असतील तरी सुद्धा त्याचा आम्ही निषेध केला होता. आठवत असेल तर बघा, देवेंद्र फडणवीसांना काहीतरी अशा प्रकारे काहीतरी हे आलं होतं किंवा त्यांच्या अध्यक्षांना कुणाला तरी, आशिष शेलारांना, त्यावेळेला आम्ही स्वतःहून सांगितलं की अजिबात चालणार नाही हे सगळं. जे कोण असतील याच्या मुळाशी त्या सगळ्यांना शोधून काढा आणि त्यांना त्यांच्यावर केसेस घ्या, त्यांना दंडित करा, त्यांना शासन झालं पाहिजे. आज काय चाललंय हे सगळं? आणि म्हणून हा छत्रपतींचा महाराष्ट्र हा पूर्णतः बदनाम करण्याचा षडयंत्र आणि पाप या राज्यामध्ये चाललंय, ह्याचं अतिशय मनातून वाईट वाटतं. मुख्यमंत्री त्यांच्या ट्विटमध्ये असं म्हणतात तेव्हापासून औरंगजेब आणि टिपू सुलतानाचं उदात्तीकरण काही लोक करतात आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्राचं वातावरण बिघडतं. आता त्यांनाच विचारा की औरंगजेबाचं आणि टिपू सुलतानाचं जे काय, समजा त्यांना जे काय वाटतंय, कारण ह्या
देशाचा जो इतिहास आहे, भूगोल आहे, नागरिकशास्त्र आहे, पूर्वीपासूनचा इतिहास म्हटलं मी, तो बदलता येत नाही. हे काही करू शकतात मोदी, हे तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, पर इतिहास आप नहीं बदल सकते. आप इतिहास नया बनाओ, कोई प्रॉब्लेम नाही, कुठचा नवीन इतिहास बनवा, काही हरकत नाही. परंतु आहे तो इतिहास जर तुम्ही हे करत असाल आणि त्याचा जर फायदा तुमच्या स्वार्थासाठी करून घेत असाल तर मला नक्कीच या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं, माझ्या शाहू फुले आंबेडकरांच्या ह्या महाराष्ट्राला ही गोष्ट अतिशय लाजीरवाणी, लाज वाटणारी आहे. पण सीएम म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर अशा गोष्टी घडतात. नाही, त्यांना विचारा, त्यांनाच ते विचारा, मला विचारण्यापेक्षा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय खऱ्या अर्थाने हा कशा प्रकारे कुणाच्या विरोधात आलाय ते आता त्याच्यावर एक चर्चाक्षेत्र होऊ शकेल. या घडीला एका प्रश्नामध्ये उत्तर देण्याचं ते उत्तर नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की समजा असेल, एक मिनिटापुरता, आपण राज्याचे प्रमुख आहात, तुम्ही प्रमुख म्हणून घ्या हातामध्ये सगळी सूत्र आणि त्याच्या याच्यामध्ये काढा त्याचं शोधून सगळं. काय प्रॉब्लेम काय आहे? तुम्हाला अडवलंय का कोणी? नाही ना. आम्हाला आठवतं ना, स्वतः आमचे अगदी यशवंतरावांपासून आमचे जेवढे मुख्यमंत्री झाले, कधीही या महाराष्ट्रामध्ये गैरविचार हा कधी फोपावून दिला नाही. अगदी थेट शेवटपर्यंत, अगदी उद्धव ठाकरे जरी होते तरी हिंमत दाखवली त्यांनी याच्यामध्ये सभागृहामध्ये सांगण्याची की मी हिंदुत्व मानणार आहे, हिंदू आहे, परंतु माझं हिंदुत्व म्हणजे माझे आजोबा जे आहेत त्यांना सुद्धा तुम्ही विसरू नका. तो विचार त्यांनी बोलून दाखवलाय. मी सांगतोय का? तुम्ही दाखवला तो. आणि म्हणून माझं स्पष्ट सांगणं आहे, तुम्ही सत्तेत असताना तुम्ही हे पळवाटा का शोधताय? तुम्ही शोधून काढा, कोण जो असेल, कोणी का असे ना, तुम्ही शोधून काढा आणि त्याला त्याच्यावर केसेस घ्या, त्याला दंडित करा. हे काम असतं सरकारचं. एकनाथ शिंदे यांच्या हातात सूत्र नाहीत का असं तुम्हाला म्हणायचं? नाही, तुम्हाला काय म्हणायचं ते तुम्ही म्हणा. मला जे म्हणायचं तर मला बोलण्याची ताकद आहे, हिंमत आहे, त्यामुळे मला त्याची ही काही वाटत नाही. आम्ही ह्याच्या अगोदर अनेक वेळेला मोदीजींचाच राजीनामा मागितला, आम्ही अनेक वेळेला. परंतु जे संवेदनशील असतात, देशामध्ये परवा झालेली घटना, रेल्वे अपघात आठवा बघू, अगदी शास्त्रींपासून आठवा, कित्येक मंत्र्यांनी राजीनामे दिलेत. आठवा बघू, अगदी हे असतील माधवराव शिंदे असतील, अगदी मिश्रा आमचे रेल्वे मंत्री होते ते असतील, अशा अनेक लोकांनी जबाबदाऱ्या घेऊन आपल्या पदाचा राजीनामा. आठवतंय ना तुम्हाला सगळ्यांना? तुम्ही नवीन आहात तरी पण त्याचा अभ्यास असला पाहिजे. आता काय चाललंय? त्या मंत्र्याने 10 दिवस अगोदर सांगितलं आता सगळं आलबाला आहे, कवच आहे. कुणाला कवच आहे? सर्वसामान्याला, गरीबाला कवच आहे का? तर नाही. पण असं सगळं चाललंय सगळं. त्याच्यामुळे त्यांचे राजीनामे मागून त्यांना मोठं बनवायचं नाही. तुम्ही तुमचं काम मात्र योग्य करत राहा आणि तुम्हाला आम्ही आमचा जाब विचारत राहणार. बाई पाहायला गेलं तर मुंबई ही फ्री आणि मुलींसाठी सेफ मानली जाते. सातत्याने काही महिलांवर अत्याचार, अन्याय होते. काँग्रेसची याबद्दल काय भूमिका? मी पत्रच लिहिलेलं आहे, आपल्या माहितीकरता सांगतो. आपलं एक वाक्य थोडंसं दुरुस्त करतो. तुमचा आशय तोच आहे. आत्तापर्यंत मुंबई सेफ होती, आता नाही. आता जर असं असतं तर चर्चगेटला झालेली घटना, त्या याच्यामध्ये झालेली घटना, हिरा रोडची झालेली घटना, आणखीन त्या याच्यामध्ये सावित्रीबाई फुले याच्यामध्ये झालेली घटना, बरं एवढ्या वर्षामध्ये असं झालं होतं का? हा माझा काउंटर प्रश्न आहे तुम्हाला. त्यामुळे ह्या घटना होतात आहेत आणि तरी सुद्धा नाक वर करून तुम्ही अशा पद्धतीने बोलत आहात. ही हिंमत कुठून येते? त्या मुली असतील, त्या आता ज्या बसलेल्या आहेत तिकडे, त्या न्यायासाठी बसलेल्या त्या मुलीच आहेत ना, आपल्या परिवारातल्या. बेटी पढाव बेटी बचाव, यांच्यापासून बचाव, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून म्हणून मी दोन्ही बोलतोय. तर याच्यामध्ये कारण ते शासकीय हॉस्पिटल झालं होतं, सरकारी लेडीज हॉस्पिटल झालं होतं, मुलगी ही अकोल्याची होती, पालकमंत्री अकोल्याचे जे आहेत ते देवेंद्र फडणवीस आहेत, गृहमंत्री आहेत. एक जबाबदारी म्हणून त्यांनी पालकांना भेटणं गरजेचं होतं. त्यांनी बऱ्याच जणांना तुम्हाला आठवत असेल, त्यांनी हा जो याच्यामध्ये नवी मुंबईमध्ये जो प्रकार झाला, ज्याच्यामध्ये स्टॅम्पेडमध्ये कित्येक नागरिक मेले, ते सुद्धा खरंच चित्र दाखवण्याचं तुम्हालाही त्यांनी कधी हे केलं नाही. आणि इतकी लोक त्याच्यामध्ये, गरीब लोक स्टॅम्पेडमध्ये गेले, त्यांच्या घरामध्ये कोण गेलेलं नाही.
आणि अशा वेळेला खरं एक सरकार म्हणून तुमची जबाबदारी होते त्या कुटुंबाला दिलासा देणं, त्यांना विश्वास देणं की सरकार याच्या मुळाशी जाईल. पण असं काहीच घडत नाही. गेल्या वर्षभरामध्ये यांना वर्ष झालंय मला वाटतं. आपण सगळ्या घटना काढा शोधून, सगळ्या एकाही घटनेमध्ये राज्याचा कोणीतरी प्रमुख किंवा राज्याचा कोणतरी जबाबदार जाऊन त्यांची हे केलेलं आहे असं मला एकही हे माहीत नाही. सांत्वना केल्याचं मला एकही उदाहरण माहीत नाही. आमचा हे आहे मेळावा आहे, आपण सगळे इन्व्हाइट आहात. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.